लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कॉर्न डिस्टेंस। ठीक है, तो कॉर्न डिस लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कॉर्न डिस्टेंस। कॉर्न डिस्टेंस में केबी और केटी कैलकुलेट किए थे, और एम टी कैलकुलेट करने के लिए देखे थे हम लोग। केबी हमारा बॉटम बॉटम कॉर्न डिस्टेंस था हमारा, और केटी अपर कॉर्न पॉइंट कैलकुलेट किए थे। इसी के रिगार्डिंग में एक नॉमरिकल है, उसको हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन है, डिजाइन ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लैब टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। स्पेन ऑफ द स्लैब, स्लैब का हमारा स्पेन दे रखा है 15 मीटर। सुपर इम्पोज लोड दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। सेफ स्ट्रेस इन कंक्रीट दिया हुआ है 14 किलो न्यूटन। सेफ स्ट्रेस इन स्टील दे रखा है हमारा 900 न्यूटन पर mm²। डिजाइन हम लोग को करना है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, स्लैब डिजाइन करना है, कंसीडर दे रखा है। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर ये बीम 1 मीटर वाइड। एक छोटा सा डिजाइन के लिए हम लोग 1 मीटर के लिए कंसीडर कर लेते हैं एक बीम को। कंसीडर ये बीम 1 मीटर वाइड स्ट्रिप of the slab. The stress distribution in concrete before and after the application of live load will be as so in figure. फिगर में दिखा रखा है डेड लोड प्लस प्री स्ट्रेस होगा, उस समय हमारा कितना होगा। तो यहाँ दिखा रखा है सेफ स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट में 14 किलो न्यूटन। इसके बाद है हमारा लाइव लोड, इसमें आने के बाद डेड और प्री स्ट्रेस के हमें ये फॉर्मेट दिखा रखा है। दूसरा दिखा रखा है ये डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस प्री स्ट्रेस, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो स्ट्रेस कैसा होगा। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके कैलकुलेट कर लेंगे। गिवन डेटा तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन फॉर्मेट में ही दे रखा है कुछ। ठीक है, तो उसको भी हम नीचे चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेन लिखा हुआ है, सुपर इम्पोज लोड दे रखा है, सेफ स्ट्रेस कंक्रीट का दिया हुआ है, सेफ स्ट्रेस इन स्टील दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट लाइव लोड निकालेंगे। डेल एम इक्वल टू एम एल, एम एल हो गया लाइव लोड, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 का फॉर्मूला है हमारा। डब्ल्यू हमारा दे रखा है सुपर इम्पोज लोड, लाइव लोड के वजह से जो लोड लग रहा है वो सुपर इम्पोज लोड है। वो लोड दे रखा है क्वेश्चन में 20, उसको हम लोग पुट करेंगे 20 इंटू स्पेन दे रखा है 15 मीटर। 15 मीटर बाय 8 स्क्वायर कर देंगे 15 मीटर का। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 562.5 किलो न्यूटन मीटर आएगा। अब है डेल एम इक्वल टू डेल एफ इंटू जेड करेंगे। तो डेल एम हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं 562.5, तो उसको पुट करेंगे। ठीक है, डेल एफ, डेल एफ क्या है, सेफ स्ट्रेस इन कंक्रीट जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 14 न्यूटन, उसको पुट करके जेड का वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4.018 इंटू 10 टू दावर 7 mm³ आएगा। जेड का निकालने का एक और तरीका है, जेड इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाय 6। इससे भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जेड का वैल्यू सेम आएगा। बी हमारा 1000 है, क्योंकि हम लोग कंसीडर किए हैं 1 मीटर।
बीम को 1 मीटर कंसीडर किए हैं, तो 1 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 mm हो जाएगा इंटू d²/6 इक्वल टू 4.018 जो हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए हैं। जेड का वैल्यू बैठा करके डी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से डी हमारा आ गया 491 mm। हम लोग इसको राउंड ऑफ में प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड ये स्लैब mm थिक, 500 mm थिक का हम लोग स्लैब प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअल एरिया स्लैब हम से डी हमारा डेप्थ जो है, थिकनेस जो है हमारा स्लैब का, वो कंसीडर कर लेंगे। विड्थ हम लोग कितना कंसीडर कर लिए हैं, 1 मीटर कंसीडर कर लिए हैं। और डेप्थ हमारा हो जाएगा 500 mm। तो एक्चुअल एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअल एरिया कितना। एक्चुअल एरिया ऑफ द स्लैब सेक्शन पर मीटर विड्थ, 1 मीटर विड्थ का कितना एरिया होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है 1000 इंटू 500, 5 इंटू 10⁵ mm² हो जाएगा। अब हम लोग प्री डालते हैं। प्री पोस्ट हमारा FC/2 इंटू एरिया, FC दे रखा है 40/2, एरिया किए हैं उसको पुट करेंगे 5 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये कैलकुलेट होके आएगा हमारा 3.5 इंटू 10⁶ न्यूटन। लोग KT इक्वल टू KB करेंगे, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर है इसलिए दोनों सेम रखेंगे। KT इक्वल टू KB इक्वल टू होता है हमारा D/6। D/6, D हमारा 500 आया है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ये 83.33 mm KT और KB का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग डेड लोड कैलकुलेट कर लेंगे। डेड लोड के लिए हमारा 1 मीटर है तो 1 रखेंगे, और डेप्थ हमारा 500 मीटर है, 0.5 हो जाएगा। 500 mm है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 टू यूनिट वेट दे रखा है 24, तो इसको हम लोग ले लेंगे 24 पर 000 हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे इसको न्यूटन में। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा डेड लोड। अब है डेड लोड मोमेंट फॉर ये 1 मीटर वाइड एरिया। डेड लोड मोमेंट क्या हो जाएगा, md इक्वल टू WL²/8 होता है, लाइव लोड हो या तो डेड लोड हो, दोनों के लिए। तो डेड लोड के लिए हमारा W कितना निकल गया, 12,000 न्यूटन पुट करेंगे इंटू L हमारा 15 मीटर है, डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से md का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। md इक्वल टू निकल के आ रहा है 337500 न्यूटन मीटर, then converted in kilonewton meter, so we get 337.5 kilonewton meter. Then again find eccentricity E. Eccentricity E equal to md by P plus kb. Eccentricity find E equal to md by P plus kb, then equal to 3.337.5 converted 10⁶ in Newton mm. Then put the value of P already calculate 3.5 into 10⁶. So the value put in this equation, and also put the value of kb equal to 83.33, and we get 179.8 mm
that is say 180 mm. Any question? No. Any question, participant? No, sir. Okay. Then finish unit 3 and started unit 4. Unit 4. Today start unit 4. Unit 4 is design of simply supported beam. Okay. Unit 4, design of simply supported beam. Today I discuss allowable stresses as per IS 343. Allowable stress or permissible stress are both same thing. Okay, stresses occur in steel, concrete. So today discuss which is a allowable stress of steel and which is the allowable stress of concrete. Part wise, first is a steel. At the time of tensile, at the time of tensioning, the maximum tensile stress immediately behind the anchorage shall not exceed. इसमें कह रहा है हमारा स्टील में कि एट द टाइम ऑफ जब हम लोग उसमें टेंशनिंग अप्लाई करेंगे, व्हेन अप्लाई टेंशनिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा इमीडिएटली बिहाइंड द एंकर, सारा किस पीछे पीछे चला जाएगा, एंकर के पीछे, शुड नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा 80% ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, 80% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द वायर और बार स्टील विदाउट ए डेफिनेट एल्ड पॉइंट, विदाउट ए डेफिनेट एल्ड पॉइंट. एंड सेकेंड वन कंडीशन क्या दे रखा है इन्होंने, एल्ड स्ट्रेस जो होगा हमारा स्टील का विथ ए गारंटीड एल्ड पॉइंट होना चाहिए. आफ्टर अकाउंटिंग फॉर लॉसेस, लॉस का जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, लॉस का कैलकुलेशन करने के बाद ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज की वजह से जो भी लॉसेस होगा, श्रिंकेज, क्रीप, फ्रिक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये सब की वजह से हमारा लॉसेस होता है. तो आफ्टर काउंटिंग फॉर लॉसेस, लॉसेस को काउंटिंग करने के बाद ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, फ्रिक्शन इफेक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, the maximum tensile stress is Ft at the point of maximum bending shall not exceed. दो कंडीशन दे रखा है. कंडीशन 1 में कह रहा है 60% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वायर और बार फॉर स्टील विदाउट ए डेफिनेट एल्ड पॉइंट. दूसरा कह रहा है 80% ऑफ द एल्ड स्ट्रेस for a steel with guaranteed yielding point. ये हमारा कंडीशन है, अलाउेबल परमिशिबल स्ट्रेस है स्टील का. तो दो कंडीशन हम लोगों ने इसमें देखा, एक है इमीडिएटली बिहाइंड और दूसरा है आफ्टर काउंटिंग ऑल द लॉसेस. ऑल लॉसेस काउंट करने के बाद क्या होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में ये दे रखा है परमिशिबल, इतना परमिशिबल है, इससे कम होगा तो परमिट नहीं करेगा प्री स्ट्रेस के केसेस में. सेकेंड थिंग है हमारा कंक्रीट. द स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन एंड वर्किंग लोड्स शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू गिवन बिलो अनलेस अदरवाइज specified. The cube strength refer to that of concrete obtained at 28 days
when ordinary Portland cement is used and at 7 days when rapid hardening cement is used on cube of size 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का क्यूब हम लोग यूज करते हैं, उसी को यूज करेंगे। क्या कह रहा है कि स्ट्रेस जो हमारा कंक्रीट में प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन के दौरान वर्किंग स्ट्रेस लोड में शुड नॉट एक्सीड, जो उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, गिवन वैल्यू रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द क्यूब हमारा स्पेसिफाइड है, रेफर टू दैट द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज में हम लोग उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्यूरिंग के बाद 28 डे क्यूरिंग के बाद निकालते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं एंड 7 डे में हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करके करेंगे और हमारा जो क्यूब का साइज होगा वो 15 होगा, 15 सेंटीमीटर का क्यूब का साइज होता है कंक्रीट का। तो ये जो स्टैंडर्ड है, जैसे सपोज करो कि M10 लिखा हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारा कंक्रीट का 10 आना चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आना चाहिए। M30 लिखा हुआ है, M30 M40 मिनिमम M30 हम लोग यूज करते हैं प्री स्ट्रेस में, तो 30 दैट मीन्स 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर 28 डेज क्यूरिंग के बाद उसका स्ट्रेंथ आना चाहिए। उससे कम आएगा तो वो अलाउएबल नहीं है, वो परमिसिबल नहीं होगा प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग में। इसमें और कुछ है, हम लोग डिटेल देखेंगे। ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू इनिशियल प्री स्ट्रेस, इसमें दो फिगर दिखा रखा है, एक है प्री टेंशन वर्क और दूसरा है पोस्ट टेंशन वर्क। इसमें हम लोग कंक्रीट का ग्रेड ले रखे हैं M40 और M60। एक मिनट, ये फिगर में हम दिखा रखे हैं दो प्री टेंशनिंग वर्क और पोस्ट टेंशनिंग वर्क हमारा दिखा रखा है, दोनों का दिखाया है। और M40 M60 दो ग्रेड का कंक्रीट दिए है, दोनों का कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग निकाल रखे हैं, परमिसिबल स्ट्रेस को दिखा रखे हैं। M40 में 0.5 FR और M60 में 0.44 FR है। इसी तरह हमारा पोस्ट टेंशनिंग वर्क में दिखा रखा है M30 परमिसिबल कितना जा रहा है 5.4 FR, M60 के लिए 3.7 FR जा रहा है। इसमें कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग एंड डायरेक्ट फोर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस FR shall be determined from a graph in which a straight line join a point given by 0.54 FR for a concrete with FCK of 30 Newton per mm square to a second point giving a permissible stress। second point हमारा क्या देखा रखा है, permissible stress of 0.37 FR for concrete with FCK of 60 Newton per mm square। so in figure B में हमारा दिखा रखा है कि 30 है तो उसका 0.54 FR हो रहा है और M60 है तो हमारा 3.7 FR हो रहा है। The above FR value applies to post tensioning work। For pre-tensioning work, the variation represented by figure A will be applied। For the purpose of figure B, FR shall be the cube strength at
transfer which is no cases shall be less than the half the corresponding FC. FC से हाफ से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा बी फिगर दिखा रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू फाइनल प्री स्ट्रेस। फाइनल दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा रखा है इस फिगर में, दोनों का कॉम्बिनेशन को दिखाया हुआ है। M40 M60 प्री टेंशनिंग लिए हैं, दूसरा M30 M60 पोस्ट टेंशनिंग लिए हैं। इस दोनों फिगर को हम लोग इसमें दिखाया गया है ड्यू टू फाइनल प्री स्ट्रेस में क्या आएगा। दिखा रहे M30 और M60 के बीच में क्या है, इसमें हमारा मैक्सिमम दो जोन में इसको हम लोग बांटते हैं, जोन 1 और जोन 2 में। M30 जोन 1 में हमारा 0.41 FCK दिखा रखा है, जोन 2 में 0.34 FCK, and M26 so also zone 1 0.35 FCK and zone 2 0.257 FCK। ये हमारा फिगर है कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम परमिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्सुरल ड्यू टू फाइनल प्री स्ट्रेस। The maximum permissible compressive stress FC pre-stresses and service load after detection of full losses in the specified pre-stress shall be determined by a straight line relation as shown in figure से हम लोग दिखा सकते हैं, but different stresses limit shall apply to the concrete of a structure depend on whether it fall in a part of section where the compressive stresses are not likely to increase in service zone 1 or in a part of section where the compressive stresses are likely to increase in service zone 2 दिखा रखा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। इसमें 3 पॉइंट है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस में। फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस में क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। इन ए स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोडिंग सब्जेक्ट लगाते हैं जब हम लोग अंडर द severest combinations of service load, all direct forces and bending stresses in any section shall remain be compressive in extreme fiber closest to the line of action of pre-stressing steel. The maximum compressive stress shall not be less than 5%. 5% से कम नहीं होना चाहिए। should not be less than 5%। ये नोट करके रखोगे, कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्री स्ट्रेस में मैक्सिमम जो हमारा स्ट्रेसेस होगा should not be less than, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 5% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक मैक्सिमम के टर्म में देगा वो मैक्सिमम 95% जाएगा, ठीक है। should not be less than 5%, मैक्सिमम कितना जाता है 95% of the maximum compressive stresses permitted on the fiber unless otherwise approved by appropriate authorities. In the latter case, the minimum compressive stresses may be reduced up to a limit of 0। ये रिड्यूस होकर के 0 लिमिट तक भी जा सकता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है ऑन द अदर स्ट्रक्चर अंडर द सेम सर्कमस्टेंस ये टेंसाइल स्टील FT may be permitted not exceeding 1/10 of the maximum permissible compressive stress। 1/10 of the maximum permissible compressive stress और 140 Newton per mm square for pre-tensioning
and 100 Newton per mm square for post tensioning, whichever is less. दोनों में जो हमारा कम होगा उसी को हम लोग यूज करेंगे. कितना? 140 न्यूटन मैक्सिमम परमिशिबल और फॉर प्री टेंशनिंग के लिए, और 100 न्यूटन फॉर पोस्ट टेंशनिंग. दोनों में जो कम आएगा उसी को हम लोग यूज करेंगे. लास्ट वन है हमारा, इन केस ऑफ members assemble out of precast block, no tensile stresses shall be permitted. उसमें टेंसाइल स्ट्रेस का कोई भी परमिशन नहीं रहेगा. At any stage of loading up to cracking. At any stage of loading up to cracking. ये हमारा परमिशिबल स्ट्रेसेस था, जिसको हम लोग अलाउएबल स्ट्रेसेस कह सकते हैं. इसी का यूज होगा जो नॉमरिकल हम लोग आगे बनाएंगे. आई सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन, दो सेक्शन का हम लोग को नॉमरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है. उसमें ये अलाउएबल स्ट्रेसेस जो है इसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसी से रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड हमको नॉमरिकल प्रॉब्लम देगा, जिसमें ये चीजें कहानी हमको अपने आप एज्यूम करना पड़ेगा. स्टील के केसेस में स्टील का जो कंडीशन है, स्टील का जो अलाउएबल कंडीशन है उसको देखना होगा. कंक्रीट के केसेस में कंक्रीट के लिए जो हमारा अलाउएबल कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए आगे हम लोग प्रोसीड्यूर करेंगे और डिजाइन करेंगे, और उस डिजाइन में बताएंगे कि हमारा जो डिजाइन है वो सेफ है या नहीं है. जो परमिशिबल स्ट्रेसेस दिया हुआ है उससे ज्यादा अगर स्ट्रेस आ जाएगा तो वो हमारा अनसेफ हो जाएगा स्ट्रक्चर. तो डिजाइन करते समय हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि परमिशिबल स्ट्रेस क्या है कंक्रीट का और परमिशिबल स्ट्रेस क्या है स्टील का. उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग डिजाइन करेंगे. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है?